नमस्कार। सो ये बहुत, मैं तो कहूँगा बहुत टाइम से मैं ये वीडियो अवॉइड कर रहा था बनाना, लेकिन शायद आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वेरी फ्रैंकली कल मैं पानीपत गया था और वही सिंघू बॉर्डर से मैंने किसानों को बैठे हुए देखा। तो कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं दोनों तरफ की बात करने की, और सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं मोदी ठीक है, और जो एंटी बीजेपी कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वो मोदी को गालियाँ और अदानी अंबानी को गालियाँ, सब कुछ मिला के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चाहे आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए। और सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ कि बाई चांस इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन चाहे वो कांग्रेस के होते चाहे किसी और पार्टी के होते, मेरी ये बातें सबके लिए सेम रहेंगी। तो सबसे पहली बात क्या है जो मैं एक डिफरेंट थॉट देता हूँ, उसके थ्रू यहाँ पर आऊँगा। परचेजिंग पावर पैरिटी को कंसीडर करते हुए, तो ये फैक्टर क्या होता है आप अलग से समझ सकते हैं, क्योंकि इसको कंसीडर ना करें तो हिंदुस्तान की रैंक दुनिया में 142 है, इसको कंसीडर करें तो 124 है। किस में? पर कैपिटा इनकम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है, और एक गरीब देश गरीब नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है, ये गरीब मनमोहन सिंह ने भी नहीं बनाया है, और ये गरीब शायद पंडित नेहरू ने भी नहीं बनाया था। तो किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, 70 साल को ब्लेम नहीं करेंगे, 300 साल को ब्लेम नहीं करेंगे, उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। इस समय जो सिचुएशन है वो आपको बता रहा हूँ मैं कि हम परचेजिंग पावर पैरिटी को कंसीडर करते हुए, मतलब उसको कंसीडर करने का मतलब ये होता है कि ठीक है हमारा इनकम कम है तो खर्चे भी कम है, उसको भी जोड़ लिया तो भी हम 124 रैंक पे आते हैं पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ कोर्स पाकिस्तान हमसे थोड़ा नीचे है 134, लेकिन अफ्रीका के भी बहुत सारे देश हैं जो हमसे ऊपर है, श्रीलंका भी हमसे बहुत ऊपर है। समझ जाइए 124 नंबर पे है। तो फंडामेंटली हम एक गरीब देश है। तो आप मान के चलिए जैसे कि एक गरीब परिवार होता है, वैसे हम एक गरीब देश है। हम कोई अपर मिडिल क्लास फैमिली नहीं है एज ए कंट्री। तो जिस तरह एक परिवार चलता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ परिवार की इनकम होती है, परिवार के खर्चे होते हैं, इसी तरह देश की इनकम है, देश के खर्चे हैं। देश के पास, चाहे फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती कि जितने मर्जी नोट छाप लो। तो देश को भी हर साल टैक्स से रेवेन्यू मिलता है, बाकी चीज़ों से रेवेन्यू मिलता है, और उसके बाद वो खर्चा करती है। वो खर्चा किस पे करती है? अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 135 करोड़ लोगों में से कम 125 करोड़ लोग हैं जो हिंदुस्तान की सरकार पे बोझ है। तो आप मान के चलिए एक बड़ा परिवार है जिसमें हम कहते हैं एक कमाने वाला 10 खाने वाला। तो शायद हिंदुस्तान में भी हालत ये है कि 135 करोड़ में से 15 करोड़ कमाने वाले हैं अगर, तो 120 करोड़ है खाने वाले। और उनके अंदर परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल सरकार पे डिपेंडेंट है अपनी शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए। ऑफ कोर्स सरकार का काम है सड़कें बनाना, वो सब करना तो अलग से है, लेकिन इसके अलावा भी सरकार पे डिपेंड है जीने। तो पैदा तो खुद हो जाते हैं और जीने की जिम्मेवारी है सरकार पे। ये हर एक चीज़ पे लागू है। ये किसान फिर एक सबसेट हो गया ना, 135 करोड़ में से लेट से 15 करोड़ किसान हो गए, तो फिर 20 करोड़ मजदूर भी तो हैं। और खाली हम किसान मजदूर की बात क्यों करें? जो शहरों में रहने वाले, छोटे प्राइवेट ऑफिसों में काम, छोटी नौकरी करने वाले, जो 12-13 हज़ार 15 हज़ार की महीने की नौकरी करते हैं, क्या वो गरीब नहीं है? ना, लेकिन उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो भी तो करोड़ों में है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अब इस मुद्दे पे आते हैं। कोई सरकार, चाहे बेनिफिशियरी किसी भी पार्टी की हो, ना तो एमएसपी दे सकती है, ना मिनिमम वेज दे सकती है, ना हर एक को बिजली पानी फ्री में दे सकती है, ना मुफ्त में हेल्थ केयर दे सकती है, क्योंकि सरकार के पास, अगर हम केंद्र से बात हो, इतना पैसा ही नहीं है। अब दिल्ली सरकार ने अगर फ्री आधी बिजली दे दी, 400 यूनिट तक, या फ्री पानी दे देते हैं, या मोहल्ला क्लिनिक में घटिया फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उसके बदले में उन्होंने और 5 बजट है वो काट दिए हैं। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बिल्कुल बंद हो गया है, ट्रांसपोर्ट पे काम होना बिल्कुल बंद हो गया है, वाटर पाइप बिछाने का काम बिल्कुल बंद हो गया है, और वो सारा बजट उठा के उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ में लगा दिया। कोई शक की बात नहीं है। शायद उनको पता है कि इससे वोटर, हाँ, तो पूरा हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन वो काम करते हैं जिससे वोट मिलता है, लेकिन संसाधन तो लिमिटेड है। और शायद ही कुछ पॉलिटिशियन होंगे जो कोशिश करते हैं कि ये जो लिमिटेड संसाधन है हमारे पास, इसमें हम कैसे बेटर से बेटर कर सकें। तो ये जो 3 फॉर्मूला थे ये उसी के लिए लाए गए
कि थोड़ा सा बिचौलिए कम किए जाएं और उसके बदले सरकार को दिया जाए। फिर लोग, मैं यही कहना, देखिए ना ही मैं अंबानी की तनख्वाह लेता हूँ, ना ही मैं अदानी की तनख्वाह लेता हूँ, ना मुझे दोनों तनख्वाह देते हैं, और ना ही टाटा देता है ना बिरला देता है, राइट। तो मैं फिर भी मैंने डिफेंड कर रहा हूँ कि ना हर बात पे अदानी अंबानी, क्योंकि शायद दोनों गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो इन वीडियो को सुनने वाले मैं सभी से कहता हूँ कि भाई ये किसान के या उसके 500,000, 2,000, 10,000 करोड़ लेके इन दोनों का कुछ होगा क्या। मुकेश अंबानी की जो इस समय पर्सनल वेल्थ है ना, वो है $70 बिलियन, और $1 बिलियन होता है 7,000 करोड़ रुपए। तो जो इंसान खुद से ऑलरेडी 5 लाख करोड़ रुपए का मालिक है, उसको हम और आप क्या दे देंगे, ठीक है ना। और जब तरक्की होती है ना, तो खाली मुकेश अंबानी की नहीं होती है। तो किसान बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं जियो का, कि देखिए पहले जियो फ्री में दिया और अब क्या। अरे आज भी तो आपको 200 रुपये में पर मंथ 1.5 GB पर डे डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, चाहिए 4 साल पहले मिल रही थी। तो मुकेश अंबानी शायद थोड़ा और अमीर हो गया जियो के बाद, और उनका जो वो 5 लाख करोड़ की ऑलरेडी जो वेल्थ है वो 5.5 लाख करोड़ की हो गई। तो भाई वो चाहे 5 लाख करोड़ हो, चाहे वो 5.5 लाख करोड़ हो, उसके लिए बहुत है, उसकी आने वाली 7 लाख पुश्तों के लिए बहुत है, उन्हें काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी वो इंसान काम कर रहा है, उसके में कोई जज्बा है, और उस काम को करते समय वो अपने लिए पैसा बना रहा है, वो अपने सारे शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना रहा है, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए पैसा बना रहा है। लेकिन बस जिसको ये बात समझ में नहीं आती, उसको लगता है अरे जब एक समझदार इंडस्ट्रियलिस्ट अमीर होता है ना, तो वो और लाखों को अमीर करता है, क्योंकि वो पैसे को ठीक से खर्च करता है। और जब बेवकूफ़ अमीर होता है तो वो पैसे को तिजोरी में भर लेता है। तो वो इंसान सबसे खतरनाक होता है जो पैसा कमा के ज़मीन में गाड़ देता है या बैंक के लॉकर में छुपा के रखता है। अरे जो इंसान पैसा कमा के और कंपनियां खोल रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अल्टीमेटली तो बढ़ा रहा है ना। खाएगा तो वो भी 4 ही रोटी उस 5 लाख 5.5 लाख करोड़ की वेल्थ को लेके भी मुकेश अंबानी कौन सा 400 रोटी सुबह शाम खा लेगा, जो हम उससे इतना जलते हैं हर बात पे अडानी अंबानी। तो वो कहना छोड़िए प्लीज़, जो भी ये सुन रहा है, कोई किसी को सगा नहीं है। आपके बस की एयर इंडिया खरीदना तो खरीद लो, जो ये वीडियो सुन रहे हैं, नहीं है ना, तो जो इंसान खरीद पाता है, जिसके अंदर इतना जज्बा है 18 घंटे काम करने का और इतनी बड़ी बड़ी 50 कंपनियां चलाने का। मैं तो 2 चलाता हूं तो मेरे सारे बाल उड़ गए। मुकेश अंबानी 50 कंपनियां चला रहे हैं, अडानी 50 कंपनियां चला रहा है, तो इमेजिन कीजिए कितना लोड वो लेते हैं। और बस वो अडानी अंबानी से नफरत है, उन्हीं का नाम लिए जाओ। अरे टाटा बिरला भी तो अमीर है हिंदुस्तान में, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पता वो गुजरात से शायद बिलोंग नहीं करते, या अडानी अंबानी का नाम जुबान पे चढ़ा हुआ है। तो एक तो ना वो कहना बंद कीजिए, जो भी ये वीडियो सुन रहा है। अब आ जाते हैं करंट मुद्दे पे। जैसा कि मैंने कहा, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये तीनों मुद्दे किसानों के बेनिफिट के लिए बनाए गए थे, ऑल इंडिया। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अदानी अंबानी इतने अमीर हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को ना 1-2 पॉलिसी और बनाने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। जब आप किसान से भी बात करते हैं, और किसी एक रिपोर्टर ने पूछा कि एग्जैक्टली बताइए दिक्कत क्या है, तो क्या था, तीनों का मिला के जो फिलहाल जो आड़ती है ना, जब उसको कंपटीशन मिलेगा वो दुकान बंद करके चला जाएगा, तो फिर हम इन पे डिपेंड कर देंगे, जैसे जियो ने करा। अरे भाई जियो ने कर दिया तो फिर भी तो आज भी 200 रुपये में लिमिटेड डेटा मिल रहा है पूरे महीने का। तो अगर आड़ती भाग जाएंगे तो तुम्हें क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो आड़तियों ने इनको, तो क्या फिर आड़तियों ने इनको समझा के भेजा सरदारों को, या किसानों को, या पंजाबियों को, या जो भी बैठे हुए हैं बॉर्डरों पे? नहीं, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा। अल्टीमेटली किसी ने तो पॉलिटिक्स करी, किसी ने तो उनके दिमाग में भर दिया। जिस तरह शाहीन बाग में बैठे थे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, क्योंकि उनसे कहा गया था कि उनको समझा दिया गया कि ये रूल लागू होते ही तुम सब की नागरिकता चली जाएगी और तुम सबको बांग्लादेश फेंक दिया जाएगा। इसी तरह खासकर पंजाब और हरियाणा में एक पर्टिकुलर किसानों को ये समझा दिया गया है वहाँ पर लोकल पॉलिटिशियंस के द्वारा कि भाई ये होते ही तुम सब सड़क पे आ जाओगे, और अब वो आके बैठ गए हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब आके बैठ ही गए हैं तो लोग कहते हैं कि फिर ये सरकार हट के इनको क्यों नहीं हटा देती, जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो देखिए उसका सिंपल सा कारण ये है कि अगर एक बार सरकार किसी की नाजायज़ मांगे मांग ले तो लोगों को पता चल जाएगा, 135 करोड़ लोगों को, कि जहाँ पर भी 10 लाख 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे वो सरकार से कुछ भी करवा सकते हैं। और ये प्रेसिडेंस सरकार सेट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने फिर से बोला
सरकार तो गरीब है, सरकार तो झूठे वादे करके सत्ता में आके देश को चला रही है। कुछ पॉलिटिशियन अच्छा चला रहे हैं, कुछ ख़राब चलाते हैं, मैं उस बारे में भी जिक्र नहीं करूँगा इस वीडियो में। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि वो भानुमति का पिटारा खोल दिया जाए और हर 5 लाख लोग इकट्ठे होके आज ये किसान एमएसपी मांग रहे हैं, कल को 5-10 लाख लोग इकट्ठे बॉर्डर में बैठ के बोलेंगे कि मिनिमम वेज जो है वो 40,000 रुपये कर दी जाए इंडिया में पर मंथ। फिर कोई जाके बोलेगा कि जी पेट्रोल का रेट आधा कर दिया जाए, नहीं तो हम नहीं उठेंगे। सच्चाई ये है कि देश ऑलरेडी बड़ी मुश्किलों से चल रहा है। जो भी नेता है, मैं तो उनकी तारीफ़ करता हूँ, आपको सुन के हैरान हो रही होगी, लेकिन जब से मैंने बोला व्हेन यू कम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, ऑफ कोर्स कुछ नेता भ्रष्ट हैं, शायद बहुत से नेता भ्रष्ट हैं, मेजॉरिटी नेता भ्रष्ट है, लेकिन मैं फिर भी सलाम करता हूँ उन ईमानदार नेताओं को जो इतने लिमिटेड संसाधनों में भी देश को, अपने राज्यों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आपको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वोट भी चाहिए, तो आपको 100 झूठ सच बोलने पड़ते हैं। और ये भी सच्चाई जो मैंने बोला यही है कि सरकार के पास पैसे नहीं है सबको एमएसपी देने के लिए, सरकार के पास पैसे नहीं है सबको मिनिमम वेज देने के लिए, सरकार के पास पैसे नहीं है सबको सरकारी नौकरी देने के लिए, सरकार के पास पैसे नहीं है सबको इंक्रीमेंट देने के लिए, सरकार के पास पैसे नहीं है 7th 8th 9th पे कमीशन लाने के लिए, क्योंकि हम एक फंडामेंटली अनप्रोडक्टिव इनएफिशिएंट देश हैं। जानते हैं ना आप, राफेल भी हमें उस देश से लेना खरीदना पड़ता है जिसकी 4 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो 70 साल की आज़ादी के बाद हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे सीनियर सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा कि हम एक्सपोर्टर बन पाए। तो उसकी वजह से हम एक इनएफिशिएंट देश हैं और बस भगवान भरोसे हम चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। क्योंकि शायद वो जो 10 करोड़ लोग हैं जो कि एफिशिएंट हैं, जो मोस्टली आईटी कंपनियों में काम करते हैं, लेट मी टेल यू, सो जय जवान या जय किसान नहीं है, जय आईटी है जिसने देश को बचा रखा है। और 15 करोड़ में से 10 करोड़ किसान तो इस समय देश पे बोझ हैं। खासकर जो वो बार बार कहते हैं ना 1 एकड़ से कम ज़मीन वाले, 2 एकड़ से कम ज़मीन वाले। अरे भाई, जो 2 एकड़ से कम ज़मीन वाले, तुम किसानी कर क्यों रहे हो? किसानी करना बंद करो और शहरों में आके मजदूरी करो या कुछ और काम करो, क्योंकि उस पर्टिकुलर लैंड में नहीं मिल सकता तुम्हें इतना पैसा। फिर तुम उम्मीद करते हो सरकार से पैसा देने की, सरकारें तुम्हें एमएसपी दे, सरकारें तुम्हारे कर्जे माफ़ करें, पर वो पैसे आएंगे कहाँ से? वो पैसे आ रहे हैं वो जो पढ़ा लिखा इंसान आईटी में नौकरी कर करके टैक्स दे रहा है, सरकार के लिए जीएसटी ला रहा है, सरकार के लिए फॉरेन रेवेन्यू ला रहा है। तो अब मैं कहूँगा आईटी सेक्टर है जिसने पूरे हिंदुस्तान को बचा रखा है। तो अब जय जवान जय किसान नहीं, जय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलना चाहिए हम सबको, जिसकी वजह से पूरा देश चल रहा है और बचा हुआ है। क्योंकि चाहे वो किसान हों, चाहे वो मोस्टली सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो मोस्टली इस तरह के डिपार्टमेंट्स के लोग हों, उन्होंने तो देश को खा लिया है। तो किसान, अन्नदाता, ये किसानों को ग्लैमराइज करना बंद कीजिए। वो भी अपना काम करते हैं, उस काम के बदले में पूरा पैसा लेते हैं, मुफ्त में अन्न उगा के दुनिया को नहीं बांट रहे हैं, अपने परिवार को भी देते हैं और पूरे दामों पे दुनिया को देते हैं जो उनको मिलता है। तो जब एक दिल्ली का दुकानदार 24 घंटे काम करके ही मुश्किल से अपने परिवार को पाल रहा है, तो किसान क्यों नहीं? ये किसानों को हम अमीर बनाने में क्यों तुले हुए हैं? तो खाली किसानों को छोड़िए जी, बाकी सबको भी देखिए। हिंदुस्तान में बहुत गरीबी है, 10-10 हज़ार रुपये महीने में काम करने वाले हज़ारों लोग हैं हिंदुस्तान में जो शहरों में रहते हैं। तो अगर एक किसान गांव में रह के, आपको सुन के बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर महीने के 5,000 रुपये कमा लेते हैं ना एवरेज, मतलब साल में 60,000, तो वो राजा है। क्योंकि जो शहर में बेचारा मजदूर आके 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, उससे तो बहुत अच्छी उसकी लाइफ है ना। तो भगवान की दया है, मैं ना ये हूँ ना वो हूँ, बहुत संपन्न हूँ मैं, शायद अपने ही काबिलियत और अपनी मेहनत से। क्योंकि जो मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड है वो भी ऐसा ही था। हम भी 4 भाई बहन थे, पिताजी एक सिंपल जॉब करते थे, माताजी हाउसवाइफ थी, लेकिन 20-20 घंटे काम किया है 15 साल से 25 साल की उम्र तक, और तभी इस मुकाम पे बैठा हूँ। तो वो ये सबके लिए अवेलेबल है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, किसान के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, शहर आए, प्राइवेट सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिले, मेहनत करे, पहले सरकारी कॉलेज में जाके फिर आगे बढ़े। क्यों तुम हर चीज़ पे सरकार पे डिपेंडेंट हो? और रिपीट कर रहा हूँ मैं, भाई सरकार के पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो इसलिए उड़ जाओ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दे दी, तो अब ये मत सोचिए कि सरकार गलत है। गलत तो वही है जो ज़बरदस्ती आके पैसा मांग रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूँ ओपन मार्केट इकनॉमी है ना, अपना माल बनाओ, अपना माल बेचो, और अपना माल नहीं बिक रहा तो कुछ और काम करो।
ज़बरदस्ती सरकार पे डिपेंड क्यों हो कि सरकार ही तुम्हारा माल खरीदे, सरकार ही तुम्हें एमएसपी दे, सरकार ही तुम्हें सब कुछ करे, और तो किसी लिए सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि सरकार कुछ कर सकती भी नहीं है। तो खाली हम एक वर्ग को इतना ग्लैमराइज क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। और मोटा मोटी मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको पॉलिटिशियन या बीजेपी की नज़रिए से मत देखिए। ये लॉ तो लाए तो इसीलिए गए थे, जो शायद करंट प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहा है कि देखिए जब बिचौलिया हटेगा तभी तो इनकम बढ़ेगी ना। मैं फिर से रिपीट करूँ, रातों रात तो इनकम बढ़ाने का कोई ज़रिया है ही नहीं। तो सरकार क्या कोशिश कर रही है कि चलो आपने यहाँ से हटा दिया, वहाँ से हटा दिया, इस सेक्टर से बिचौलिए कम कर दिए, उस सेक्टर से बिचौलिए कम कर दिए, तो बस उसी तरह से 10, 20, 25% इनकम बढ़ जाएगी। वरना जनता की इनकम बढ़ाने का तो कोई ज़रिया है ही नहीं ना सरकार के पास। मैंने रिपीट कर रहा हूँ, 124वां नंबर है हमारा पर कैपिटा इनकम में, हम गरीब देशों की गिनती में आते हैं। और जो भी बचा हुआ है वो आईटी सेक्टर के लोगों ने बचा रखा है, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। तो ये सब आप ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से अपना मन बनाइए या अपना वो बनाइए। हमदर्दी मुझे सिर्फ किसानों के साथ नहीं, देश के 110 करोड़ लोगों के साथ है जो सब गरीब हैं, पर उस हमदर्दी का कुछ नहीं कर सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती। एकमात्र सोल्यूशन है वो यही है कि आप सुनने में से कुछ लोग हैं, कुछ चमत्कार करो यार, कोई व्हाट्सएप जैसी कंपनी बनाओ इंडिया से, जिसको कोई अमेरिका की कंपनी $30 बिलियन में खरीदे, और वो पैसा जब इंडिया में आए तो फिर वो पैसे से किसान अमीर होंगे या देश अमीर होगा। हम खामखा खुश हो रहे हैं, मोदी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने फिर से भी बोला, मोटिवेट करने के लिए। सच्चाई ये है जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो तो एक आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर है। जिस दवाई को लेकर हम खुश हो रहे हैं कि मेड इन इंडिया की दवाई है ना, वो दवाई हमारी नहीं है, वो दवाई तो एस्ट्राजेनेका यूके ने बनाई है, और इंडिया में खाली उस फार्मूले को ला के उसका मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो मतलब 10 महीने के बाद 130 करोड़ के लोग, हम अपने लिए दवाई भी नहीं बना पाए। सच्चाई तो ये है, सच्चाई ये है कि ना हम स्कूटर बना पाते, ना गाड़ी बना पाते, ना एसी बना पाते, ना टीवी बना पाते, ना फ्रिज बना पाते, ना कुछ बना पाते। सब कुछ बाहर से आता है। सारे हमारे बीटेक एमटेक करके अमेरिका भाग जाते हैं जो अच्छे होते हैं, और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में जॉब करते हैं, एनएचपीसी में, एनटीपीसी में, एक्सेट्रा सेक्टर, सब धरती पे बोझ, इनएफिशिएंट, अनऑप्टिमल लोग। उसके पीछे भी रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें कभी दोबारा समझाऊंगा। बट उस सब की वजह से जो फिलहाल देश की हालत है वो बहुत ख़राब है। तो किसी भी नेता को ब्लेम मत करो। वो नेता ऑफ कोर्स अपनी रोटियां भी सेकता है, लेकिन लिमिटेशंस में अपने देश को, राज्य को जितना वो आगे बढ़ा पाए बढ़ाता भी है। कुछ उसमें ईमानदार हैं, कुछ बिल्कुल ही बेईमान हैं। लेकिन जो मुफ्त में पैसे बांट रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे नेता कभी उनको मत समझिए, ये मेरी आपसे अपील है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसानों से हमदर्दी असली में है या किसी से भी है ना, तो जो खुद वीडियो को देख रहे हैं, इनएफिशिएंट बनो। ऐसा करो, ऐसा सोचो कि अगले साल मैं क्या काम करूँ कि मैं देश के अंदर 2 करोड़ रुपए ला सकूँ एक्सपोर्ट करके। तो कुछ भी आप काम करते हैं ना, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो देश का भला कर रहे हो आप। कोई नई टेक्नोलॉजी बना दो, कोई नया व्हाट्सएप बना दो, कोई नया अमेज़न बना दो, कोई नया कार बना दो, कोई नया बाइक बना दो, छोटा मोटा एसी उसी बना दो। है एसी भी खरीदते हो मार्केट में तो आंख बंद करके, या ओ जर्नल का लेना पड़ता है, डाइकिन का लेना पड़ता है। मतलब सारे जो टॉप 5 ब्रांड हैं सबके सब बाहर के हैं, कारें सारी बाहर की हैं, ऑटोमोबाइल सारा सेक्टर बाहर से आ रहा है। तो सारी बड़ी बड़ी मशीनें जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में लगती हैं सब बाहर से आती हैं। तो ये सच्चाई को समझो, अपने आसपास देखो, जो भी आपको अपने घर में सामान दिखेगा ना वो 95% इम्पोर्टेड है, क्योंकि हमारे बस की कुछ नहीं है। सच आज़ादी के 70 साल भी बाद भी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी से हमदर्दी मत करो। और सरकार बड़ी मुश्किल से चल रही है, उसे चलने दो। और ये जो लोग जो नजायज़ मांग रहे हैं, इसकी हालत ख़राब है, उसकी हालत ख़राब है। बहुत लोगों की इंडिया में भी हालत ख़राब है भाई, जो किसान नहीं है, जो हम कहते हैं शहरी मज़दूर हैं, या मज़दूर भी नहीं है लेकिन 15-18 हज़ार रुपये की नौकरी करके किसी तरीके से अपना परिवार पालते हैं। उनको तो देखने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि वो लोग ऐसे 10 करोड़ इकट्ठे नहीं हो सकते, या 5 लाख इकट्ठे होके सिंगू बॉर्डर पे बैठते नहीं हैं। तो इन सबको समझिए, किसी एक पर्टिकुलर के साथ मेरा कोई नफ़रत नहीं है, पर ये सच्चाई है। और कुछ करना है तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए, सर्विस सेक्टर में हो चाहे प्रोडक्ट सेक्टर में हो, कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जिसे डेवलप्ड वर्ल्ड हमसे खरीदे, देश पैसा कमाए, हम हमारे पर कैपिटा इनकम 124 से बढ़ के 40 आए, तो सरकार के पास फिर इतना पैसा होगा
कि पूरे देश में फ्री वैक्सीन भी लगेगी और फ्री बिजली भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा और सबको मिनिमम वेज भी मिलेगी और किसानों को एमएसपी भी मिलेगा और ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की कुछ आंखें खुले और वो चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करें। धन्यवाद।